नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, मैं हूं नितेश। तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, और पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो। और तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना, बस एक बार टीओसी चैनल से दिल लगा कर तो देखो। तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग की जो सीरीज चल रही है चैप्टर 6 टू चैप्टर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये आज की लास्ट सीरीज होगी। जी हाँ, लास्ट सीरीज है। बहुत हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब इसके बाद चैप्टर अगला आएगा जिसका नाम होगा चैप्टर 8। बट आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर 6 टू चैप्टर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी लेकर आए हैं। तो आइए उनको भी देख ही लेते हैं, क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, और कामयाबी हाथों के लकीरों से नहीं माथे के पसीनों से मिलती है। इसलिए मेहनत करो, पसीना बहाओ, ठीक ना, क्योंकि मंजिल ऐसे नहीं मिलने वाली। मंजिल की तरफ आपको भागना है, भाग नहीं सकते तो आपको दौड़ना है, मतलब कि चलना है। चल नहीं सकते तो आपको रेंगते हुए चलना है, बट आपको चलते ही रहना है जब तक कि आपको मंजिल आपकी न मिल जाए। क्योंकि क्योंकि आप जानते ही हो किनको किनको विवेकानंद जी को। वो हमेशा कहते हैं ना, उन्होंने एक बात कही थी। क्या कही थी? कि उठो और चलते रहो, तब तक चलते रहो जब तक कि आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। और याद रखना कि हमेशा मांगने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाला छोड़ देता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 6 टू चैप्टर 7 फर्स्ट रिवीजन का। ये अगला पार्ट होगा। मुझे नहीं पता कौन सा पार्ट है, फोर्थ या फिफ्थ। शायद फोर्थ या फिफ्थ होगा, मुझे नहीं पता, आप देख लेना। फोर्थ या फिफ्थ जो भी हो, ठीक है ना, आपको उसमें सीरीज में लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपके पास पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम दागने का प्रयास करते हैं फुल एनर्जी के साथ। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है। एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, और साथ में ये भी दिया है कि एंगल जो B है वो है, एंगल B जो है वो 50 डिग्री है। तब एंगल C का मान बताओ। आपके पास प्रश्न लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर AC है, और एंगल B जो है वो 50 डिग्री दिया है, तो एंगल C का वैल्यू क्या होगा? लोचा है, लोचा है, पोछा मारो, क्वेश्चन को करो। चलिए हम बताते हैं आपको इस क्वेश्चन को। लेकिन मेरे करने से पहले आपको मैं बार बार कहता हूं कि आप चैप्टर पढ़ चुके हो, करने का अभ्यास तो करो, एक बार कलम तो उठाओ, लिखो। तो आपको उम्मीद नहीं होगा कि आप क्वेश्चन कैसे कर ले रहे हो, ठीक है ना। आपको उम्मीद नहीं होगा कि आप कैसे क्वेश्चन को कर ले रहे हो, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना इस बात को। चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, तो कोई बात नहीं, हम त्रिभुज एक बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज बना लिया, एक त्रिभुज है ये कुछ इस तरह से, ठीक है। और उस त्रिभुज में इसने ये कहा था कि ए बी बराबर, क्या कहा है त्रिभुज में? ये कह रहा है कि जो ए बी है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी बराबर ए सी है। यही कह रहा है ना कि ए बी बराबर ए सी है, और एंगल भी 50 डिग्री है। इस एंगल को 50 डिग्री के एंगल पर मोड़ा गया है। तो कहता है एंगल सी ये क्या होगा, ठीक है, हमें यही बताना है। तो क्वेश्चन में जो जो दिया है मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। यहां पर लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि ए बी बराबर, त्रिभुज एबीसी में, ऐसे लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी। अतः बराबर भुजाओं के सामने की, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इस बात को याद रखना कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अतः 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 अगर ए बी है तो ए बी के सामने का कोण कौन सा है? एंगल सी।
तो एंगल सी वो बराबर होगा AC के सामने का कोण है एंगल बी के, एंगल बी के, ठीक है ना। अब यहां पर लिखेंगे तो एंगल सी बराबर एंगल बी हमारे पास दिया है ना, कितना दिया है 50 डिग्री, 50 डिग्री। तो जब यहां पर लिखेंगे, क्योंकि यहां पर लिख देना क्योंकि एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री दिया है। अब जब कोई चीज दिया होता है तो उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब हमारा एंगल बी 50 दिया है तो एंगल जो सी है वो ऑलरेडी 50 डिग्री हो जाएगा। अब इस प्रश्न में ये भी कर सकता था, इस क्वेश्चन में देखो यहीं तक आंसर हो गया, लेकिन मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मजेदार, थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूं क्वेश्चन में ये भी कह सकता था कि एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है और एंगल B बराबर 50 है, तो बताओ एंगल A क्या होगा। ये लो, अगर वो आपसे C को ना पूछ करके आपसे A को पूछ लेता तो क्या करते, कुछ नहीं करते, बस ये थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता। आपको यही काम करना था, त्रिभुज AB बराबर AC है, भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल C भी 50। मतलब कि हमने तो निकाल लिया कि ये 50 है तो ये भी 50 आ गया। अब बताओ त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, अतः एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। तो 50 50 100 जाएगा, 180 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 80 डिग्री, जो कि आपका A हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है, बाकी मैं नहीं कह रहा हूं घुमा ही देगा, लेकिन घुमा दे तो आप घूम नहीं जाना कि हाँ पकड़ के गोल गोल घूम बेबी सकला का बूम बूम बूम, बेबी सकला का बूम बूम बूम। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में BC बराबर AB है, एक त्रिभुज ABC में BC बराबर AB दिया हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन को यहीं पर हम बनाने का कोशिश, BC बराबर AB है, ठीक है ना। एक त्रिभुज ABC में BC बराबर, ये दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। और आगे दिया है कि एंगल B बराबर 80 डिग्री, एंगल B जो है आपका वो 80 डिग्री है, एंगल B बराबर 80 डिग्री, ठीक है। तब एंगल A बराबर होगा, तब आपको एंगल A बताना है कितना होगा, तब आपका एंगल A का मान बताइए। कोई बात नहीं, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में BC बराबर AB है, तो अगर BC बराबर AB है, अगर क्वेश्चन में BC बराबर AB है तो उसके लिए भी हम एक फिगर बनाना पड़ेगा। ये सब हटा देता हूं, इसे में काम हो जाएगा जब। ध्यान देना। अब देखो उसने ये कहा है कि एक त्रिभुज है जिसमें BC बराबर AB है, यानी BC AB के बराबर है। BC, तो एक काम करते हैं, इसको A ले लें, इसको B ले लेते हैं, इसको C। तो देखो BC बराबर AB हो जाएगी ना, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर ही हो, इसलिए हमने BC बराबर AB। और एंगल B इस बार 80 डिग्री दिया, ये वाला एंगल आपका 80 डिग्री है। तो पूछा है एंगल A क्या होगा, मतलब इस एंगल को बताना है। कोई दिक्कत नहीं, सेम वही प्रोसेस होगा, प्रोसेस आपका सेम रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BC बराबर AB, राइट। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के सामने के जो कोण बराबर, भुजाएं बराबर होती हैं, उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, और अगर कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। यह बात आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब BC के सामने का, देखो BC कहाँ है, ये है BC, तो BC के सामने कोण A है, तो एंगल A जो होगा वो बराबर होगा AB के सामने का भुजा, AB के सामने BC बराबर AB दिया था क्या, BC बराबर AB है, BC बराबर AB है, तो कोई बात नहीं, उसने कोण में दिया है, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन को, ये नहीं बराबर है इसके, ये वाली जो साइड है बच्चा वो इस साइड के बराबर है ये, और हमें ये वाला एंगल निकालना है। ध्यान देखना, क्वेश्चन में ये दिया है कि BC बराबर AB, तो BC, तो देखो BC के सामने कोण था एंगल A, तो BC के सामने कोण था एंगल A, ठीक है ना। और उसके बाद AB के सामने कोण था, AB के सामने कोण है एंगल C, यही दिया ना। BC बराबर AB है और B दिया है आपका 80 डिग्री, और अब कह रहा है तो AB बराबर, देखो AB के सामने कोण है एंगल C, एंगल C, तो ये देखो एंगल C जो है ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम इन दोनों एंगल को मान लेते हैं कि बराबर एंगल X के होंगे। कोई दिक्कत है, अगर नहीं मानना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, चलो रहने दो, ठीक है ना। आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ठीक है ना। अब देखो त्रिभुज ABC में,
त्रिभुज ए बी सी में हम ये कह सकते हैं ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। अब आपको ये भी पता है कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है, तो मैं एंगल बी दिया है हमारे पास कितना 80 डिग्री, और साथ में आपके पास एंगल सी एंगल ए के बराबर है, तो मैं इसके जगह में एंगल ए रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ क्या। अब देखो एंगल ए मिलकर के 2 एंगल ए हो जाएगा, और बराबर 80 उधर जाएगा तो 180 से आपका ये माइनस हो जाएगा 80। मतलब ये हुआ कि 2 एंगल ए बराबर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री। अब जैसे ही आपने 100 रख दिया तो एंगल ए बराबर आ जाएगा आपका 100/2, तो 2 एकम 2, 50 में 100। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एंगल ए जो है वो 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही आपको एंगल ए मिल गया 50 डिग्री, एंगल ए आपने 50 डिग्री अगर निकाल लिया, तो यहां से आपको एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि उसने क्वेश्चन में ए ही पूछा था ए ही तो पूछा था, देखो ना ध्यान से, तो एंगल ए हम निकाल लिए। अगर आपसे एंगल बी पूछता तो बी तो दिया ही था, एंगल सी पूछता तो सी भी आपका 50 डिग्री हो जाता। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 से एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है। बताइए कोई दिक्कत? आशा चाहे कितने भी छोटी क्यों ना हो, निराशा से तो बेहतर ही होती है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। 2 क्वेश्चन अब तक हो चुके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं। कहता है एक त्रिभुज पी क्यू आर है, एक त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर बराबर एंगल पी, ठीक है, तथा क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो पी क्यू की लंबाई, क्या होगी? चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हल डालते हैं। एक त्रिभुज पी क्यू आर है, तो एक त्रिभुज हम सबसे पहले बना लेते हैं। ये हमने पी क्यू आर बना लिया। इसको मान लो ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक है ना। अब आपके पास जब ये पी क्यू आर पता हो गया तो कह रहा है एंगल आर बराबर एंगल पी है, तो एंगल आर जो है वो एंगल इस पी के बराबर है, ठीक है ना। दिया है त्रिभुज में कि एंगल आर जो है वो एंगल आर जो है वो एंगल पी के बराबर है, तो एंगल आर एंगल पी के बराबर है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी सम्मुख कोण मतलब बराबर कोणों के सम्मुख भुजाओं भी बराबर होती हैं। तो अगर एंगल आर बराबर एंगल पी है, तो एंगल आर के सामने की जो भुजा ये पी क्यू है, पी क्यू वो बराबर हो जाएगी पी के सामने की भुजा क्यू आर के। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत? भाई अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, अगर 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इस सिद्धांत से, इस मेथड से आर के सामने की जो भुजा थी वो थी पी आर, और पी के सामने के जो भुजा क्यू आर थी वो बराबर हो जाएगी। अब प्रश्न में हमारे पास दिया है कि क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? यहां पर लिखेंगे क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ये क्या है? दिया है। अतः पी क्यू बराबर भी हो जाएगा, पी क्यू बराबर भी आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और प्रश्न में शायद यही पूछा था, देख लेते हैं एक बार। यस, पी क्यू की लंबाई ही पूछा था। अब बताइए, वो इसको कंफ्यूज करने के लिए दिया था आपको कि पी आर कितना होगा, क्योंकि लोग दिमाग लगाते और वो दिमाग में जो एग्जामर होता है वो ट्विस्ट ढूंढता है, इसीलिए उसने ट्विस्ट में थोड़ा सा लोचा कर दिया
कि यहाँ पर पी आर भी दे दिया। अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि 4 सेंटीमीटर लें कि 5, लेकिन अगर आपका मेथड सही है तो आपका क्वेश्चन गलत होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब कि अगर आपका मेथड सही है तो क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को फोड़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन की, दर्शाइए एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। एडी जो है क्वेश्चन में कह रहा है एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब है, ठीक है, जिसमें ए बी बराबर ए सी, जिसमें ए बी बराबर ए सी, ठीक है ना, ए बी बराबर ए सी। दर्शाइए कि एडी, दर्शाइए कि एडी भुजा बीसी को समद्विभाजित करता है। जरा प्रश्न मिला लेते हैं, यही है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है, जिसमें एबी बराबर एसी है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दर्शाना है कि जो एडी है वो भुजा बीसी को समद्विभाजित करता है। कोई बात नहीं, आपके सामने एक मैं त्रिभुज बना लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, एक त्रिभुज बना लेता हूँ। त्रिभुज है ये, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। और साथ में ये कह रहा है कि एक शीर्ष लंब है, क्या है, एक शीर्ष लंब खींचा गया है जो कि ए से खींचा गया है, एक शीर्ष लंब इस ए से खींचा गया है, ठीक है ना। अब अगर ये शीर्ष लंब है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पर 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है ना। एडी उसका नाम क्या दिया गया है, एडी, ठीक है ना। अब जो एडी खींचा गया है हमें ये प्रूव करना है कि ये रेखा जो बीडी है वो सीडी के बराबर है, मतलब कि एडी जो है वो बीसी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब तो यही हुआ ना कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा, तभी तो समद्विभाजित कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि बीडी बराबर डीसी, यही मतलब है इसका। तो आइए जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया है, दिया है त्रिभुज ABC जिसमें ए बी बराबर BC, AD, बस इतना लिख दो, बस हो गया, इतना काफी है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, आपको ये सिद्ध करना है AD भुजा BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, अर्थात क्या कहेंगे, BD बराबर DC, ये प्रूव कर देना है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या, मैंने जो चीज लिखी यहाँ तक आपको किसी भी तरह का दिक्कत हुआ तो बताओ। खैर कोई दिक्कत नहीं होगा, आइए चलते अब यहाँ पर प्रूविंग चलते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा और ब्लैक बोर्ड की, और मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अरे क्या हुआ भैया, इसको छोटा क्यों नहीं हो रहा है, यही दिक्कत रहती, छोटा ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब देखो हमें त्रिभुज में अगर BD बराबर DC दिखाना है तो हम लोग त्रिभुज में सर्वांग समता का नियम पढ़ चुके हैं।
सर्वांग समता का नियम यही कहता है कि हम दो त्रिभुज को सर्वांग सम सिर्फ 3-4 मेथड दिखा सकते हैं। या तो हम तीनों की भुजाएं बराबर दिखा दें, मतलब दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर दिखा दें, या तो किसी भी दो त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण दिखा दें, या तो फिर दो कोण उनके बीच की एक भुजा दिखा दें, या फिर दो कोण और उसके बाद एक भुजा दिखा दें, तब भी हमारे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। Am I right? ओके, इसके बाद एक होता है RHS। RHS के थ्रू भी हम त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा नियम लगेगा। अब आपको पहली बात तो ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि हमको अगर त्रिभुज में BD बराबर DC दिखाना है, BD बराबर DC, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक त्रिभुज आपको ये वाला लेना पड़ेगा, आपको एक त्रिभुज ये वाला लेना पड़ेगा, और साथ में एक त्रिभुज आपको ये वाला लेना पड़ेगा, ये इधर जो बना हुआ है। अब बताइए, यहां तक आपको दिक्कत हुआ हो तो मुझे बता दो, यहां तक आपको दिक्कत हुआ तो बता दो। कोई दिक्कत यहां तक बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? तो आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक ABD और एक दिख रहा है आपको ABD, ये ABD वाला, ये ADB, और एक दिख रहा है आपको ADC, ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम दिखाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा, AB बराबर AC, क्योंकि ये दिया है, ठीक है ना। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं AD बराबर AD, ये क्या है, ये भी शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब था, ओके। और उसके बाद एक हम दिखा सकते हैं, जब शीर्ष लंब है, या शीर्ष लंब नहीं है, शीर्ष लंब नहीं है, कामन भुजा है, क्या है, ये जो है आपकी उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ, ठीक है ना। उसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि एंगल ADB वो बराबर होगा एंगल ADC के, क्योंकि 90 डिग्री है दोनों। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या? हमने दोनों त्रिभुज में ये दिखा दिया कि इस त्रिभुज की ये वाली साइड AB वो इस त्रिभुज के AC के बराबर, क्योंकि उसने कहा था कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर उसके बाद हमने दिखाया कि इस त्रिभुज की AD साइड इस त्रिभुज में भी AD साइड आ रही है, दोनों में कॉमन है, जिसकी वजह से ये भुजा भी दोनों के बराबर ही होगी। उसके बाद इस त्रिभुज का हमने दिखा दिया एंगल ADB, मतलब ये 90 डिग्री और इधर का कोण भी 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि जो AD है वो त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। जब ये शीर्ष लंब हो गया तो इसका मतलब कि जाहिर सी बात है 90 डिग्री बना दिया, तो अपना तो काम हो गया, बस तीन ही चीज दिखाना है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः त्रिभुज ADB ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ADC के। क्यों होगा? क्योंकि इसको भी लिख दो, क्योंकि त्रिभुज में क्या है, हमने दो SSA दिखाया, राइट। SSA सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उसके बाकी के पार्ट भी बराबर हो जाते हैं। तो लिख देना सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखना है आपको कि सर्वांग सम, लिख ही देता हूं, चलो, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं ना कि BC इस त्रिभुज का जो AB होगा, इस त्रिभुज का AB बनेगा, इस त्रिभुज का AB, अतः इस त्रिभुज का AB और उस त्रिभुज की ये AB साइड देखो ना, AB इस त्रिभुज की AC साइड के बराबर। AB नहीं, हमें सिद्ध क्या यह करना था भाई, हमें सिद्ध करना है BD को दिखाना, मतलब BD इस त्रिभुज का देखो BD साइड, इस त्रिभुज का देखो ये BD, ये वाला BD, चाहे BD कहो चाहे DB, वो इस त्रिभुज के DC के बराबर हो जाएगा, है ना। अब बताओ, अब इतना लिख देना, अतः AD भुजा BC को समद्विभाजित करता है। अब मुझे आप लोग बताओ कि आपको समझ में कहां पर नहीं समझ में, आप हमें बताइए कि आपको इस प्रश्न में कहां पर दिक्कत हुई, आपको ये प्रश्न समझ में आया या फिर नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो क्यों नहीं आया? भाई क्वेश्चन में यही कह रहा था कि एक AD जो है वो ABC पर शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब हो गया तो हमें ये प्रूव करना था कि जो AD है वो भुजा BC को समद्विभाजित करता है, और साथ में ये भी कहा था कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
तो जब एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें AB बराबर AC दिया था, इसका मतलब AB जो है वो AC के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इस ABC और ADC दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिए। सर्वांगसम दिखाने के लिए हमने इस त्रिभुज का ADB की AB साइड और ADC की AC साइड दोनों बराबर दिखाया। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ABC की समद्विबाहु त्रिभुज है और उसकी बराबर भुजाएं हैं, या यूं कह लो दिया था प्रश्न में। उसके बाद AD बराबर AD, ये AD दोनों में उभयनिष्ठ थी जिसकी वजह से बराबर ही होगी, और साथ में ADC यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है क्योंकि AD शीर्ष लंब था। इस तीन चीजों को हमने बराबर दिखा दिया, सर्वांगसम दिखा दिया, जिसकी वजह से SSA सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसकी वजह से इस त्रिभुज का BD साइड इस त्रिभुज के DC साइड के बराबर हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। और जब एक त्रिभुज की ये दोनों साइड बराबर हो गई, ये बराबर ये, इसका मतलब ये पॉइंट D जो है एकदम बीचों बीच पे है, और ये AD जो है इसको समद्विभाजित करता है। Hence proof। अब मुझे आप लोग बताओ, अब आप मुझे बताओ क्या हम AD को माध्यिका कह सकते हैं? आप लोग मुझे बताओ क्या AD को हम माध्यिका कह सकते हैं? बताओ क्या AD माध्यिका कहलाएगी? आप मुझे बताओ क्या AD को हम माध्यिका कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि माध्यिका यही कहती है कि मैं सम्मुख भुजा को हमेशा आधा आधा करती हूं। अगर मैं सम्मुख भुजा को आधा कर दिया तो मेरा नाम माध्यिका पड़ गया। तो यहाँ पर हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया कि इस AD ने इस BC साइड को बीचों बीच से कट किया है, यानी ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल था, जिसकी वजह से AD हमारी एक माध्यिका हो जाएगी। अभी तक तो नहीं कह सकते थे, लेकिन जैसे हमने इन दोनों पार्ट को बराबर दिखा दिया तो ये प्रूव ही हो गई कि AD माध्यिका ही है, तभी इसने इसको बीचों बीच से काटा है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए फिर चलते हैं बिना किसी देरी के इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB तथा इस त्रिभुज एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है। चलो, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं ABC की दो भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD AM है, माध्यिका AM क्रमशः दूसरे त्रिभुज PQR की दो भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है तो दर्शाइए कि पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ABM ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQN, और दूसरा आपको प्रूव करना है त्रिभुज ABC भी सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। ये है त्रिभुज आपके पास बने हुए हैं, एक त्रिभुज आपके पास ये बना हुआ है और एक त्रिभुज और भी ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना। ये है आपका A, ये है आपका B, ये है C, ये है आपका AM, ये है आपका P, ये है Q, ये है R, ये आपके पास PN आई है, जिसमें ये कह रहा था देखो दो त्रिभुज हैं, कहता है एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं, एक त्रिभुज ABC है, इसकी दो भुजाएं AB और AC,
ए बी और ए सी ये दोनों भुजाएं तथा माध्यिका एम एम माध्यिका, ये सब कह रहा है कि दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू यानी ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है और जो ए सी है वो क्यू आर के बराबर है, वो क्यू आर के बराबर है और जो ये बीच वाली ए एम है वो इस ए एन के पी एन के बराबर है। ठीक है, अब इतना करने के बाद इतना ध्यान से देखना, इतना चीज दिया हुआ है, उसके बाद कह रहा है माध्यिका पी एन के बराबर है, तो दर्शाना है, हमें ये दर्शाना है पहले क्वेश्चन में कि ए बी एम वो बराबर है पी क्यू एम के। ठीक है ना, इन दोनों त्रिभुज को प्रूव करना है। तो हमें पता ही है कि जो भी हमें प्रूव करना होता है वही दो त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज ले लो ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, ध्यान से। तो देखो ए बी एम की ए बी साइड जो है वो उस त्रिभुज के पी क्यू साइड के बराबर होगा क्योंकि दिया है, और फिर इस त्रिभुज के ए एम साइड जो है वो इस त्रिभुज के पी एन साइड के बराबर है क्योंकि ये चीज भी दिया हुआ है। और साथ में एक चीज और भी हमें अब पता है, क्या पता है, क्या पता है, बस दो ही चीज तो दिया है भैया इसमें, क्यू एन। अच्छा इसमें लिखा नहीं है लेकिन इसमें दिया हुआ है कि ये जो बी एम है ये चीज दिया है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये भी प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि बी एम जो होगा वो इस क्यू एन के बराबर हो जाएगा। तो देखो भुजा 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम ये कह सकते हैं ना कि अतः त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम हो जाएगा आपका त्रिभुज पी क्यू एन के। ठीक है ना, क्योंकि एस 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 सर्वांग समता नियम से। ठीक है ना, अब बाकी आप लिख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए आगे प्रश्न पे। ओके इसको हटा दूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। दूसरा पार्ट आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना, देखो कहता है ए बी सी पी क्यू आर के बराबर, तो यही दोनों त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। अगर आप इन दोनों त्रिभुज की बात करते हो तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ए बी सी की फिर से ए बी साइड और पी क्यू आर की फिर से पी आर साइड, और साथ में एक चीज और भी दोनों में है। क्या है, एक चीज और क्या दिखा सकते हैं पी क्यू आर के लिए। अच्छा हमने अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसके थ्रू हम ये भी कह सकते हैं कि अगर उसकी आधी साइड बराबर है तो अब वो पूरी साइड भी बराबर हो जाएगी, नहीं होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इस त्रिभुज की जो बीसी साइड होगी वो इस त्रिभुज के क्यू आर साइड के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। उसके बाद तीसरी क्या चीज है कि जो एसी साइड है इस त्रिभुज की वो इस त्रिभुज के पी आर साइड के, ए बी किस साइड के बराबर था, ए बी पी क्यू के बराबर था, ये पी क्यू है। और इसके बाद यहाँ पर हमने दिखा दिया कि जो एसी साइड है वो इस त्रिभुज के पी आर के बराबर हो जाएगा। तो ये भी त्रिभुज देखो भुजा 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 से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अब जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं ना कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, लिख देना रूम एस 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 सर्वांग समता नियम से। ठीक है ना, आप इस तरह लिख देना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन को एकदम शानदार तरीके से करने का प्रयत्न किया जाए, अभ्यास किया जाए, आप हमें बताइए। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी शानदार है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखा है, क्वेश्चन नंबर 6 का कहत है एक त्रिभुज को छोड़ो मारो गोली। एक बार हम कोई क्वेश्चन देखते हैं। दो संपूरक कोण, यदि क्वेश्चन दिया हुआ है यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है। कहता है दो संपूरक कोणों का दो संपूरक कोण जो है वो 2/3 2:3 के अनुपात में है। तो कोण क्या है, तो कोण क्या है, कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो दो संपूरक कोण दिए हैं तो मान लो पहला कोण, माना पहला कोण बराबर क्या हो जाएगा 2 तो 2x हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कोण क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। सो हम जानते हैं कि संपूरक कोण जो होते हैं
उनका योग हमेशा कितना होता है, 180 होता है, इसलिए दो संपूरक कोणों का योग 180 हो गया। तो आपके पास 5x बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो 180 बटा 5 हो जाएगा। तो 5 से काटोगे 5 तो 15, 16 17 18, 5 छक 30, मतलब कि x बराबर आपके पास मिल गया 36। इसका मतलब पहला हो जाएगा 36 दूनी 72, दूसरा हो जाएगा 108 डिग्री। देखो दोनों का योग 180 होगा। ठीक है ना, बात समझ आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलें अगले क्वेश्चन पे। आइए अगला क्वेश्चन को करने का भरपूर प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी कोण का संपूरक कोण, यदि किसी कोण का संपूरक कोण, यदि किसी कोण का, यदि किसी कोण का संपूरक कोण, यदि किसी कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का, उसके कोटिपूरक कोण का, कोटिपूरक कोण का, कोटिपूरक कोण का 3 गुना है, 3 गुना है, तो वह कोण है, तो वह कोण क्या है। ठीक है ना, तो देखो इसको जब हल करेंगे, ध्यान से देखना, जब इसको हल करेंगे तो किसी कोण का संपूरक कोण, तो मान लो कोण, माना वह कोण, माना वह कोण x है। ठीक है ना, जब वो कोण x है तो इसका कोटिपूरक कोण क्या होगा, बताओ, कोटिपूरक कोण। हमें पता है कोटिपूरक कोण निकालने के लिए हम उसे कितने से माइनस करते हैं, 90 से, तो 90 माइनस x हो जाएगा। फिर पूछो संपूरक कोण क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी कोण का जो संपूरक कोण होता है वो क्या होता है, 180 से घटाने पर मिलता है। ये हो गया। अब हम करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार उसने क्या कहा था, प्रश्नानुसार उसने ये कहा था कि किसी कोण का संपूरक कोण, तो संपूरक कोण है हमारे पास 180 माइनस एक्स, तथा उसी कोण का कोटिपूरक कोण का वो क्या है, 3 गुना। संपूरक कोण जो है कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। ये बात समझ आई, संपूरक कोण कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। ठीक है ना, तो 3 गुना कर दिए, तो बस सॉल्व कर दो। तो 180 माइनस एक्स बराबर 9 त्रिक 27 होता है, तो 270 माइनस 3x। एक काम करते हैं, 3x को इधर लाते हैं तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, बराबर उधर है आपका 270 माइनस का 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो घटाओगे तो 2x आ जाएगा इधर, और इधर कितना बचेगा, घटाओगे तो 270 से घटेगा तो 20, 90 बचेगा ना, 90 बचेगा क्या, नहीं बचेगा 90, 0 0 17 में से 9 8 17, ठीक है ना, 90 बचेगा। तो x बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 90 बटा 45, 2 2 एक कम 2 45, यानी x बराबर आ गया 45। यानी वो कोण आपके पास क्या था, तो कोण आपके पास था, वो कोण था आपका 45 डिग्री। ठीक है ना, अब देखो उत्तर की जांच भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर वो कोण हमने मान लिया 45 था, ठीक है ना, तो उसका कोटिपूरक क्या होगा, 45 होगा, और 180 से 45 घटा दोगे तो 135 बचेगा, राइट। अब देखो क्या ये इसका 3 गुना है, जब कोटिपूरक को 3 गुना करो, 3 पचे 15, 3 चौक 12 18, इसका मतलब हमारा आंसर जो 45 आएगा एकदम सही है। ठीक है, ओके। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक एक जो है कहता दी गई आकृति पी क्यू आर और क्यू आर ओ, आकृति ही गायब है इसमें, चलो एक 10 नंबर में दिया है कि एक ओ आर है, ये एक ओ आर है, ये ओ आर, नहीं फिगर नहीं दिया, इसको रहने दो, फिगर ही नहीं इसका, इसको रहने दो। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है संलग्न चित्र में x का मान ज्ञात करना है, x का मान, x का मान
क्या होगा यदि एल पैरेलल है एम के। कोई बात नहीं, फिगर आपके पास दिया हुआ है, इस तरह से एक रेखा है, इसी के समांतर एक रेखा और है, रेखा कट कर रही है, ये वाला 120 माइनस एक्स डिग्री दिया है और ये वाला 5 एक्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं उसके एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, बताइए बताइए बताइए। एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ये क्योंकि ये दोनों पैरेलल है एल और एम, ये एल है ये एम है, ठीक है ना। तो ये 5 एक्स से घट जाएगा तो 4 एक्स बचेगा और ये 180 माइनस का 120 हो जाएगा, तो आपके पास 4 एक्स बराबर हो जाएगा 60, एक्स बराबर हो जाएगा 60/4, तो 15 चौके 60 होता है, मतलब कि एक्स का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। आइए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी करने का भरपूर प्रयास करते हैं। इसमें भी वही चीज है, एक रेखा ये है, ये आई है, ये आई है, ये आई है, नहीं नहीं ऐसा नहीं आई, एक रेखा ये है, एक रेखा और भी दी है, एक रेखा और भी दी है, ये 3 रेखा है, ये रेखा ऐसे आई है, फिर ये रेखा यहाँ तक गई, ठीक है ना। ओके, इसके बाद ये वाला एंगल आपके पास दिया है 40 डिग्री, ये दिया है आपको 35 डिग्री, तो आपको ये पूरा x है, इस पूरे x को बताना है, ये आपकी l है, m है, n है, तो l पैरेलल है m के और पैरेलल है n के, तो आपको बताना है x इक्वल टू वाट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। देखो ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, अगर ये 40 है तो देखो ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो मतलब ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा 40 डिग्री, क्योंकि ये रेखा z बना रहा है। उसी तरह से अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी तो आपका पैरेलल होगी, तो ये भी 35 हो जाएगा। बताइए, अब जब ये 35 हो गया, ये 40 हो गया, तो पूरा एंगल बनता कितना है 180, तो आप ये कह सकते हो ना कि x प्लस 40 प्लस 35 इक्वल टू 360, क्योंकि एक गोल बन रहा है ना, तो यहाँ से आपका 40 30 x बराबर क्या हो जाएगा 360 और माइनस हो जाएगा 40 30 70 5 75, तो माइनस कर तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 और ये बचा आपका 10 में से 5 गया 5 और ये बचा आपका 5 8 7 15 285, तो आपका x का वैल्यू जो हो जाएगा 285 हो जाएगा। अब बताओ कहां पर समझ में नहीं आया क्वेश्चन, आप हमें बताइए कि आपको ये प्रश्न आया तो कहां पर समझ में नहीं आया, आ गया ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर हो जाएगा और ये हो जाएगा आज के बाद लास्ट क्वेश्चन। 10 नंबर में दिया हुआ है कि रेखा है एक इस तरह से, ठीक है, और उसके बाद एक रेखा और भी है जो कि यहाँ से इस तरह से गई है और यहीं से एक रेखा नीचे गई हुई है, ठीक है। इतना करने के बाद उसने ये कहा है कि ये वाला एंगल x है, ये एंगल x है, और ये वाला एंगल आपका 2x है, ये 2x है, और ये वाला एंगल आपका 4x है, और ये वाला एंगल आपका कितना दिया हुआ है 150 डिग्री, ठीक है ना। ये एंगल आपका 150 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, वैल्यू बताना है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आप सीधा सीधा x की वैल्यू बता सकते हो क्योंकि ये एक सरल रेखा बन रही है। तो पहला तरीका देखो, फर्स्ट मेथड तो बहुत आसान है कि आप 150 और प्लस नीचे वाला x, क्योंकि इस रेखा पर 150 और ये x बन रहा है, दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि रैखिक युग्म बन रहे हैं, रैखिक युग्म, तो रैखिक युग्म से दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस का 150, तो यहाँ से x का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा, यानी x ही बताना था इस प्रश्न में x बराबर क्या होगा। तो ये हो गया पहला मेथड से आपने 30 बता दिए। दूसरा मेथड आप देख सकते हो, दूसरा मेथड ये है कि एक ये किसका कि 4x प्लस 2x प्लस x प्लस 150 बराबर 360 कह सकते हो, क्योंकि ये एक पूरा गोला है और गोला जो होता है 360 का बनता है, इस वजह से। तो 4 2 6 6 1 7x कितना हो जाएगा 7x बराबर ये 360 और माइनस का 150 उधर माइनस हो जाएगा, तो 7x बराबर हो जाएगा 10 में 0 6 में 5 गए 9 6 15 और ये बच्चा 2 में से 1 गए, तो x बराबर कितना हो जाएगा घटेगा, तो ये तो घटेगा ही नहीं, 360 0 यहाँ पे गलत घटाए हैं, घटाया 210 आएगा, है ना, 0 0 6 में 5 गया 2 में से 1, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 210/7, तो 7 1 कम 7 7 1 21, इसका 30, मतलब कि x बराबर आपके पास आ गया 30 डिग्री, ये ना।
ये मेथड भी सही है, इससे पहले वाला भी मेथड आपका सही था। तो आप लोग हमें ये बताइए कि आपको प्रश्न में कहां पर किसी भी तरह का दिक्कत हुआ तो आप लोग बताइए। अगर नहीं दिक्कत हुई तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक के सारे क्वेश्चन मैंने कई बार रिकैप करवा दिए, इतने बार की मत पूछो। अगर आप भी आपके अंदर तनिक भी शर्म नाम की चीज है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आने लगेगा, ठीक है ना। तो अब आपका ये चैप्टर 1 से लेकर के ये चैप्टर 7 तक के ये जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी कई बार मैंने कर दिया। अब आपका अगला चैप्टर 8 के साथ ही हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है। क्या चैप्टर 8 के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक वगैरह करना बिल्कुल मत भूला करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह भी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है ना। ठीक है, बताइए और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। बढ़िया से जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए उन सभी क्वेश्चंस को एक बार अपने से फिर से घर पे करोगे, ठीक है ना। सभी क्वेश्चंस को जब आप क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो क्वेश्चंस आपको आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मेहनत तो जरूरी है, क्योंकि बिना मेहनत के आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो को हम यहीं पर फिर फिनिश करते हैं और जल्द ही हमारी और आपसे मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।